Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with the fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy. We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunity. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मुनीरगा गांव में, जहां इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी स्नेहा जायसवाल। नेपाल पूरी तरह से अभी अस्थिर है। वहाँ पे जो है नई सरकार आने वाली है। प्रोटेस्ट को लेकर जो है बहुत सारे तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं अभी डर के साए में हैं। हम उनसे बातचीत कर उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त नेपाल की अस्थिरता के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है, इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह है और इससे आगे का रास्ता क्या होगा, नेपाल में शांति किस तरह स्थापित होगी और इस बीच उन्होंने या उनके परिजनों ने नेपाल में क्या कुछ सहा है। तो चलिए हमारे साथ, हम चल के नेपाली कम्युनिटी के लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। सर, अभी जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब क्या करें, कहना तो क्या चाहूँगा कि जो वहाँ के उन्होंने क्या इतना वो ठीक नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने नेताओं को मारा पीटा, वो ठीक है, बट क्या है कि वहाँ के नुकसान बहुत पहुँचा है कि वो उन्हीं की प्रॉपर्टी थी, उन्हीं के पैसों से बना था उस चीज़ में। अच्छा, तो अभी जैसे आपकी फैमिली वगैरह रिलेटिव को रहता है वहाँ पे? बिल्कुल रहते हैं। उन्होंने अभी किसी प्रॉब्लम का सामना किया है? छोटी मोटी प्रॉब्लम, वैसे तो दूर दराज गांव में रहते हैं, ऐसी खास इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर छोटे मोटे उन्हें भी दिक्कत आ रही है। दिक्कतें आ रही है। तो अभी जैसे वहाँ पे नए गवर्नमेंट की जो डिमांड की जा रही है, जिस तरह से अभी नाम सामने आ रहे हैं बालिन शाह का और सुशीला कर्की का, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन बेटर है? बालिन साहब यूथ के हैं, बट मुझे लगता नहीं कि वो संभाल पाएंगे, और जो कार्की है मुझे लगता है वही करेंगे। वो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस है और वो जज भी थी मेरे ख्याल से, तो वही कर पाएंगे। तो अभी पूरे जो एनवायरनमेंट अभी जो नेपाल में हो रहा है, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ, लोगों की जान गई है, इस पर आप पूरी तरह से मतलब क्या फील हो रहा है अभी आपको, क्योंकि आपके देश में ये सब चीज़ें हो रही हैं? अब फील तो अंदर से ही ऐसी, वैसे तो करना नहीं चाहिए था, बट अंदरूनी की बात क्या है हमें भी नहीं पता है कि नहीं। अब उन्होंने वो किया है, नेताओं के प्रति अपना वो निकाला है जो उनके वो थे, बट अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे आगे सरकार या जो नए बनेंगे। अच्छा, जैसे ये जो प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, ये जेनजियो ने की थी, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया जो है बैन कर दिया गया था, इसको लेके हुआ था। सरकार ने जो है फिर से उसको रिस्टार्ट कर दिया है, लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई है, लोगों की जान गई है, जान माल का नुकसान हुआ है, और यहाँ तक कि पूर्व पीएम की जो वाइफ है उनको जिंदा जला दिया गया है, और बहुत सारे मंत्रियों को भी जो है मतलब नुकसान पहुंचा है। क्या ये सब हिंसक जो चीज़ें हुई है सही है? मैम एक्चुअली क्या है कि जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जो नेपाल के जितने नेता थे, उन्होंने ना अपने बैठने रहने सहने जो पैसे नेपाल की जनता से लिए गए हैं ना, वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने और नए नए जो ब्रांडेड कपड़े हैं उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस किया था, और वो सोशल मीडिया में ज़्यादा वायरल हो रहा था, इससे लोगों को पता चल रहा था। इसलिए मेरे ख्याल से सोशल मीडिया बंद करने के कगार में थे, जिससे उन्हें पता ना चले। तो वो जो नेपाल का पैसा था ना, वो अपने ऊपर ही वो खर्च कर रहे थे, नेपाल के उसमें नहीं कर रहे थे। अभी किसी से कोई कांटेक्ट है आपका नेपाल में? अभी तो है तो सही, बट इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं चल पाते, कभी कभार चल पाते तो कॉल कर देते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक नेपाली कम्युनिटी के सज्जन मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत कर इनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, नेपाल में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नेपाल में अगर देखे जाए तो, अगर हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत चीज़ हुआ है नेपाल में। जैसे वहाँ के राजा को मार दिए गए, वहाँ के तख्ता पलट हो गए, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। अभी ये जो क्या है कि हम क्या सोचते हैं, मतलब
ये अभी जेनरेशन, अगर आप इस जेनरेशन के बारे में सोचोगे तो देश जो है नेपाल, वो उस जेनरेशन के हिसाब से आगे नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है। अब देखो यहाँ नेपाल से कितने लोग बाहर गए हैं, बाहर कंट्री में काम करते हैं, मजबूर होते हैं, क्योंकि उन लोगों के देश में अभी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का फेलियर है। तो इसी वजह से हो सकता है कि वहाँ पे ये जो भी हो रहा है, अभी घटना हो रहा है, जैसे वहाँ पे केपी ओली जी ने रिज़ाइन कर दी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की वाइफ को जिंदा जला दी, और भी बहुत पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ को। हाँ जी, हाँ जी। तो यही है कि अब अगर यूथ चाहे तो कुछ भी हो सकता है, जनता चाहे तो कुछ भी हो सकता है। इस वक्त जो वहाँ पे हिंसा हो रही है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, हिंसा के बारे में ये है कि वही है, सबसे पहले तो जो देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, जो भी चलाते हैं, बड़े बड़े नेता कोई भी हो, उन लोगों को अपने नागरिक के बारे में सोचना चाहिए, जॉब के बारे में सोचना चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ थोड़ा कम है नेपाल में अभी फिलहाल देखा जाए तो, इसीलिए ये लोग थोड़ा नेपाल पीछे भी चले गए। जैसे आप देख लो, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गई, श्रीलंका में तख्ता पलट, वही चीज़ अब नेपाल में हो गया। क्या आपको लगता है कि इस तरह से हिंसक तख्ता पलट जो है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए बढ़िया है, अच्छा है? देखो, ये हिंसा तो मैं कहता हूँ कि हिंसा तो सही चीज़ नहीं है, सबसे पहले सोचे जाए तो, क्योंकि आप हिंसा करोगे आप खुद का नुकसान करोगे। उसके लिए तरीका भी है कि कैसे करा जाए। अब वहाँ पे देखेंगे कि नेपाल में अब वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिज़ाइन दे दिए है। तो ये जो भी हिंसा की बात है, ये गवर्नमेंट के फेलियर है। गवर्नमेंट के फेलियर नहीं होता तो ये सब कुछ आज देखना ही नहीं पड़ता रोडों पर। बिल्कुल सही बात है। नेपाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार, करप्शन भी बहुत ज़्यादा था, नेताओं के बच्चे विदेशों में रहते थे, लैविश लाइफस्टाइल जीते थे, उसको सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करते थे, और नेपाल का जो आम युवा है वो दर दर भटकता था नौकरी के लिए। कई लोगों ने आरोप लगाया। शायद आप मुझे एक और बात बताइए कि इस वक्त नेपाल में स्थिरता, स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी के लिए तो देखिए, नेपाल में अगर स्टेबिलिटी लाना है तो किसी एक को आगे आना पड़ेगा, जो वहाँ के जनता है, जो वहाँ को लीड कर सके। एक लीडर की ज़रूरत है वहाँ पे। लेकिन लीडर भी, ये लोग कह रहे हैं कि अब ये अभी जेएनजी ये सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे। लेकिन देखो, नेता ऐसा हो सबसे पहले कि अपने देश के बारे में ख्याल रखे, अपने नागरिक के बारे में ख्याल रखें। तो मुझे लगता है वहाँ पे अभी जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसको डाउन करने में, स्थिर होने में एक लीडर की ज़रूरत है। वहाँ एक लीडर होना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखो नेपाल एक अनाथ की तरह, अनाथ तो नहीं बोलूँगा, कोई है ही नहीं, बिना माँ बाप की तरह है अभी। इसके लिए एक कोई ना कोई तो आगे आना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इस वक्त 2008 के पहले तक राजतंत्र हुआ करता, मोनार्की हुआ करती थी, वहाँ राजा हुआ करते थे। 2008 से ये व्यवस्था बदली। आपको लगता है कि लोकतंत्र नेपाल में बना रहना चाहिए या नेपाल को वापस अपने उस मोनार्की की तरफ वापस जाना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है। अगर राजतंत्र तो बिल्कुल भी अब इस टाइम में नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये वहाँ पे अभी लोकतंत्र है, राजतंत्र तो हटा दिया गया, अभी लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र ही रहना चाहिए, क्योंकि राजतंत्र वो अलग बात है, वो पीछे रह गया। वो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको लोकतंत्र में रहना चाहिए। वो आपको ये होगा कि आपको फ्रीडम स्पीच, आपको बोलने का, काम करने का सब कुछ तरीका वो अलग हो जाते हैं। जैसे राजा के सिस्टम में होते हैं कि राजा का रूल फॉलो करना पड़ता है आपको, राजा जो बोलेगा वही होगा। लेकिन जो है इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, सब कुछ अधिकार है। तो मैं कहता हूँ यही। तो प्रोटेस्ट जो किया इन लोगों ने, दैट्स गुड।
मुझे तो अच्छा लगता है, बट द डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन उन लोगों ने किया, इट्स क्वाइट शेमफुल ऑल्सो। और मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग जल्दी अपना देश को फिर तरक्की कर पाएंगे इस तरह से। एक आपका पार्लियामेंट हाउस जला दिया उन लोगों ने, होटल जला दिया, ये तो बहुत बेकार की बात है। प्रोटेस्ट करना एक अलग बात है, लेकिन जाके पूरा तोड़ दो फोड़ दो तो अपना ही क्षति है ना, ये तो नहीं करना चाहिए था। देखिए, देखा जाए तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था कि सोशल मीडिया बैन हुआ था, उसको लेके जो जनरेशन है जनजीज, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। बट नाउ वो पूरी तरह से एक हिंसक रूप में आ चुकी है। पूरा का पूरा उन्होंने मतलब बहुत सारी जो सरकारी सामान है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि प्रोटेस्ट शांति तरह से तो हो सकता है, ये तो मास डिस्ट्रक्शन हुआ अपने ही देश का। अब वो जो ऐसे भी नेपाल इट इज़ फुल्ली डिपेंड ऑन इसका इकोनॉमी है टूरिज्म पे। नाउ जो भी विदेश से आ रहे हैं वो लोग, मैंने छोटा छोटा क्लिप में देखा था कि फर्स्ट टाइम इन नेपाल, इन दिस माई लास्ट टाइम इन नेपाल। तो भैया पैसे कहाँ से आएंगे? हाउ दे आर गोइंग टू बिल्ड देयर नेशन विदाउट मनी, विदाउट फॉरेन करेंसी? इट्स अ बिग बहुत बड़ा इशू है। इनको डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए था। होटल देखो ना, वो जो हिल्टन को उन लोगों ने जलाया, फायदा क्या हुआ बताओ? फायदा क्या हुआ? कितने लोग एम्प्लॉय थे, कितने घर चलते थे वहाँ से? नाउ दे आर जॉबलेस। ये नहीं होना, सारे लोगों की जान भी गई। उसमें तो भाई वी फील सॉरी, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, मारा काट, नॉट गुड, नॉट गुड। और देखा जाए तो ये जो आपकी क्या नाम है, मेनली जो मीडिया ज़्यादा प्रोवोक हो गया उसमें। मुझे मेरे इसमें पर्सनली वो ज़्यादा मीडिया प्रोवोक कर दिया, इस वजह से भी हो सकता है ये हो गया। अब वो जो जिसने मतलब वहाँ पर दंगे किए और वो लोग नहीं, वो हमारे लोग नहीं थे, दे केम फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन किसको विश्वास करें? लेकिन व्हाटएवर जो डिस्ट्रक्शन हुआ, क्षति हुआ, बहुत सैड है, बहुत सैड है। मतलब पूरी जो जेंजी है उनकी एक नई डिमांड आई है, डिसाइड की मतलब अब जो नया प्राइम मिनिस्टर होगा वो बालन शाह जो मेयर है वहाँ के, उनको बनाने की मांग करी जा रही है। इसी के साथ जो पीएम की रेस में है वो सुशीला कार्की जो पूर्व जज भी रह चुकी हैं, उनकी भी डिमांड की जा रही है। तो आपके नज़रिए से कौन बेटर है अगला प्रधानमंत्री बनने के? नहीं, मुझे इसके बारे में इतना वो तो नहीं है। जो सुशीला कार्की बता रहा थे, वो मतलब अपने जज थे वहाँ के कोई, ठीक है ना? मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना पता नहीं है उन लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में इतना पता नहीं है। लेकिन सरकार चेंज भी हो जाए, लेकिन आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश में भी ऐसे हुआ, बांग्लादेश, श्रीलंका में देखो, अफगानिस्तान, नीचे आपका क्या बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका, दे चेंज सरकार, लेकिन कुछ हुआ तो पाकिस्तान, लेकिन कुछ फायदा तो किसी को, मतलब आम जनता को हो ही नहीं रहा, वहाँ पर हो ही नहीं रहा, फायदा कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए। नेपाल की इकोनॉमी कैसे खड़ी होगी, किस तरह से स्टेबिलिटी आएगी वहाँ की इकोनॉमी में, कैसे लोग अब जो है रोजगार को आगे बढ़ाएंगे, स्टडी को लेकर कैसे वहाँ पे ना अब ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ेगा। वापस वो सुनने पे आ चुके हैं। ये तो मैंने पहले बता नहीं, मास डिस्ट्रक्शन ये होना नहीं चाहिए था। वेरी बैड, वेरी बैड। अभी देखा जाए तो नेपाल सच ब्यूटीफुल है। हालांकि मेरा जो बॉर्डर है, मेरा गांव और नेपाल का जो बॉर्डर है, रोड है, ठीक है, उस साइड नेपाल, इस साइड मैं कभी गया नहीं हूँ क्योंकि हमारा कोई है ही नहीं वहाँ पर, कभी जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अब हम देखते रहते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं, तो इतना सुंदर जगह है, सुंदर जगह। मैं तो सबको बोलता था कि क्यों लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, क्यों दूसरे जगह जाएंगे, छोटी सी खर्चे में आप नेपाल जाओ, घूमो, सबका आनंद वहाँ लो। लेकिन इस साइड से तो टूरिज्म भी वहाँ पर टाइम लगेगा, इतनी जल्दी फ्लोरिश नहीं करेगा टूरिज्म भी, क्योंकि डर गए ना लोग बाग, बहुत डर गए। अच्छा, जो जंजीज हैं मतलब उनका ये भी कहना था कि जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे ओली शर्मा, उनको भी लेकर उनमें काफ़ी सारी नाराज़गी थी कि वो उन्होंने मतलब कंट्री को अपने आगे नहीं बढ़ाया। अभी वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो नेपाल बहुत नीचे आता है, इस पर कुछ? मुझे वहाँ की पॉलिटिकल के बारे में इतना पता तो नहीं है, लेकिन अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं इतना कुछ डेवलप तो किया ही नहीं है नेपाल में। अदरवाइज
नेपाल से अभी इंडिया में देखो कितने लाख लोग यहाँ काम करते हैं। अगर उन लोगों के पास सब कुछ होता तो ये क्यों आते, है नहीं, ये है। तो डेवलपमेंट तो वहाँ हो ही नहीं रहा, मिली जुली सरकार चला रहे वो लोग, ये है ना। इसीलिए भी लोग, वहाँ के लोग, कॉमन पीपल जो है वो लोग ना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं उन लोगों की सरकार की वजह से। इसलिए आंदोलन तो क्या, लेकिन इतनी बेबुनियाद आंदोलन, इतनी खतरनाक आंदोलन अभी तो सिर्फ 2 दिन चला, हफ्ते भर दिन चला तो वहाँ तो कुछ भी नहीं रहता। बांग्लादेश जैसा होता तो पता नहीं क्या होता बताओ। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों का जो गवर्नमेंट है, मुझे लगता है कि मोनार्चिज्म इज द बेस्ट। राजा वापस आना चाहिए, मेरी अपनी पर्सनल व्यू है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही राष्ट्र बचा था, वो था नेपाल, जो है हिंदू राष्ट्र बचा था। वो भी ओली आके कम्युनिस्ट सरकार बना दिया। उस टाइम मुझे भी बहुत बुरा लगा था कि ये कम्युनिस्ट हो गया, ठीक है। नेपाल भी एक कम्युनिस्ट हो गया। फिर अभी आप सोशल मीडिया पर भी देखते रहते हो, बड़ा अनाप शनाप होता रहता है। इवन धर्म के लिए भी बड़ा अनाप शनाप होता रहे, पत्थरबाजी भी होता है। ये होना नहीं चाहिए। मोनार्चिज्म वहाँ को सपोर्टर जो है, वहाँ पर मोनार्चिज्म ही इस्टेब्लिश होना चाहिए, मेरे पर्सनल व्यू है। अब आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर इकोनॉमी, हाउ दे आर गोइंग टू इस्टेब्लिश न्यू नेशन दैट्स नेपाल। आई डोंट नो, इसके बारे में पता नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो जो इंडिया में जो नेपाली रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो इस प्रोटेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। नेपाल का जो मतलब ग्रोथ था वो फिर से ज़ीरो पर आ चुका है। अब नेपाल को फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी, जिसके लिए बहुत टाइम लगेगा। जो लोग थे जिनकी डिमांड ये थी कि नेपाल को ग्रो करना है, चीज़ें बढ़नी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे देश में ना जाए, इसको लेकर वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन प्रोटेस्ट भी इतना भयंकर हुआ कि आपने तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरह गलत हुआ। अगर प्रोटेस्ट करना है तो बिना किसी हिंसा के करना चाहिए था, बिना किसी नुकसान के करना चाहिए था, क्योंकि जो सरकारी प्रॉपर्टी गई है वो बहुत गलत है। क्योंकि टूरिज़्म एक जो सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है नेपाल का, वहाँ की इकनॉमी का, वो भी पूरी तरह से अब जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको दोबारा से खड़ा करने के लिए अब नेपाल की सरकार को, जो नई सरकार आएगी, और लोगों को टाइम चाहिए होगा। दिल्ली के मुनिरका गांव के इन संकरी गलियों में हम आए थे ताकि हम यहाँ रह रहे नेपाली समुदाय के लोगों से बातचीत कर नेपाल में इस वक्त जो हालात हैं उस पर चर्चा कर सकें। नेपाल की स्थिति अभी भी गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है। वहाँ पे जो युवाओं का प्रदर्शन था, जो सोशल मीडिया के बैन को लेकर शुरू हुआ, और फिर सरकार की दुर्नीति और करप्शन और तमाम तरह की जो विफलताएं थी उसके विरोध में उन्होंने अपना प्रदर्शन और तेज किया, और बाद में इसने हिंसक रूप ले लिया। सरकार की तरफ से वहाँ की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाईं, जिसके बाद हालात काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। पिछले 48, 50, 55 घंटों से वहाँ की स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने वहाँ के संसद को भी जला दिया, वहाँ की तमाम सरकारी संपत्तियों को भी बहुत क्षति पहुँचाई गई है, लोगों का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसे में ये देखना अब बहुत महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ से नेपाल के लिए आगे की राह क्या होगी, अगली सरकार का गठन कैसे होगा, इसको लेकर भी वहाँ पर तमाम बैठकों का दौर जारी है प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में जल्द से जल्द शांति वापस से बहाल हो और नेपाल अपने समृद्धि के रास्ते पर वापस से आ पाए, जान माल की हानि किसी को ना हो, और सबको शांति से अपने जीवन जीने का अधिकार दोबारा मिले। नेपाल की स्थिति इस वक्त काफ़ी गंभीर है, वहाँ के माहौल काफ़ी चिंताजनक है, उस पर आपको क्या कहना है? उसमें मैंने जो भी कहना है, ये जो जितना भी नेता लोग है, ऊपर से लेकर के नीचे तक का नेता लोग का घर घर जाकर के उनका घर जलना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि वो लोग सब ये चोर पार्टी हो गया है, जो कि जनता का बात तो सुनता नहीं है, अपना घर का जो वो बढ़ता रहता है। जैसे भी हमने देखा है, अभी तक देखा है, जो विकास होना है, विकास पूर्ण हिसाब से नहीं हो रहा है। जितना भी बजट आ रहा है वो 50% खुद पहले हड़प लेते हैं, और 50% जो वहाँ लगाते हैं, लगन करते हैं, उसमें भी उनके नीचे तरफ के जो और उनके जो चमचे हैं वो लोग और उसको भी डिवाइड करके वो करते हैं।
तो इसमें हमको बुरा लगता है। और जो विद्यार्थी यूनियन को जो जितना भी उन्होंने जो काउंटर में किया वो हमको बहुत दुख लगता है। और जो शूट का बात किया था वो तो और भी दुख लगने का गंभीर स्थिति करा दिया वो लोग। इसीलिए हम इसमें और भी जटिल कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों को, नेता लोग को। ये जो भी हिंसक कार्यवाहियाँ हुई और जो जितनी भी हिंसा फैली नेपाल में, जिसमें कई लोगों की जान भी गई, संपत्तियों का भी नुकसान हुआ, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम ये तो देखिए, अब जो भी हमने देखा है सुना है, अभी इंटरनेट इसलिए बना है जो कि हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं ये कि गलत मत करो, सही सही करो। अब देखो उनके घरों में जो भी खर खजाना है, और ऐसा है कि बात उन्होंने अगर अटेंड करना था तो पहले ही करना था। अब सुधार नहीं होगा, इसमें और भी जटिलता आएगी, समस्या बहुत बुरी आने वाली है। और भी ये जो और देशों में जितना भी वो लड़ाई झगड़ा हुआ वो तो कई वर्ष लग जाता है, मगर नेपाल में नेपाली लोग इतना किसी से डरते नहीं, माँ बाप से भी नहीं डरते। जैसे मणिपुर में हादसा है वैसे नेपाल में भी हो रहा है। अब ये देखो रुकने का नाम नहीं लेगा, हम तो ये कहना चाहते हैं। तो विद्यार्थी लोग को जो उसने जो भी बोला है, अब तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सारे नेताओं ने तमाम इस्तीफा दे दिया। नहीं होगा जी, इस्तीफा देने से नहीं होगा। इस मुद्दा को उसने भुगतना है, जैसे भी भुगतना है। वो इस्तीफा दे दिया, हाँ मैं ये हो जाऊँगा, ठंडा मंडा होकर के नहीं होगा। इसको उसने और भी इस समस्या का हल करना है, उसके बाद मानेगा वहाँ का पब्लिक। समस्या का हल कैसे होगा? समस्या का हल तो उन्होंने जितना भी पहला अब जनता का जो जितना भी बजट आता था वो हड़प लिया, उसके बाद जनता का बात सुनता नहीं है। जितने भी पॉजिटिव पार्टी है ये बड़ा बड़ा और उसके नीचे तरफ का, उन लोगों को तो कार्रवाई तो जैसे कर रखा है, अभी जैसे करते जाना चाहिए। अब सेना तो अपने विद्यार्थी भाइयों के साथ में लग जाएगा, मगर ये पुलिस लोगों ने जो किया ना वो हमको बहुत दर्दनाक वो जो महसूस होता है। तो अब आगे का रास्ता क्या? अब क्योंकि हिंसा तो लगातार जारी नहीं रह सकती, शांति बहाल करनी पड़ेगी। वो शांति बहाल कैसे होगी और इससे आगे का रास्ता क्या होगा? ये तो संविधान मुचुल का जो बनेगा, समय लगता है, इस हिसाब से ये समाधान होगा इसका। देखिए अब जैसे मैं और आप 10 लोग बैठ करके भी नहीं होगा ये समस्या का हल। ये संविधान का जो भी मुचुल का बनेगा उस हिसाब से कुछ समय पश्चात, अब यानी समय 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना भी लग सकता है, वर्ष भी लग सकता है इसमें, और इसमें तो हिंसा होना ही है। तो ये सुना आपने मुनिका गांव में रहने वाले नेपाली लोगों की राय। कई लोगों ने इस हिंसक प्रदर्शन का समर्थन किया तो कई लोगों ने इस हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ भी अपनी बात कही। हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना था कि इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए था, और कुछ का मानना यह था कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए था लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हमारा काम है आप तक उनकी आवाज़ पहुंचाना, आप तक उनका पक्ष पहुंचाना, जो हम लगातार करते आए हैं। हम लगातार कोशिश करते हैं कि आप तक ज़मीनी हकीकत पहुंचाएं। हम दिन रात मेहनत करते हैं कि इस देश में सच्ची पत्रकारिता जिंदा रहे और आप तक सच्ची, सही और सटीक खबरें पहुंचते रहे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें ताकत मिलती है कि हम आप तक इसी तरह सच्चाई पहुँचाते रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, मेरे सहयोगी प्रमोद तिवारी, कैमरा पर्सन सुशील के साथ मुनिका गाँव, DH।